नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। पीएम मोदी ने कहा समावेशी विकास, महिला नेतृत्व वाले विकास और युवा शक्ति पर किया ध्यान केंद्रित। ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं पर दिया जोर। महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी घमासान के लिए थमा चुनावी प्रचार। सत्ता पाने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। 20 नवंबर को मतदान। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के बीच गरमाई सियासत। सीएम आतिशी के पंजाब की प्रशंसा को लेकर बयान पर भाजपा हमलावर। एलजी ने अलग अलग ऑफिस टाइमिंग लागू करने के दिए निर्देश। भारतीय विमानन क्षेत्र ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। एक ही दिन में देश भर में 5,05,412 घरेलू यात्रियों ने भरी उड़ान। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में व्यापारियों के बने अच्छे व्यापारिक संबंध। पहले 5 दिन रखे गए थे। व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए कल से आम जनता के लिए मेले के द्वार खुलेंगे। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर आयोजित सत्र में संबोधन के दौरान राष्ट्रपति लूला को अध्यक्षता के लिए बधाई दी। उन्होंने SDG लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक हैं जितना पिछले वर्ष थे। पीएम मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का 55 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। साथ ही अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित रखते हुए 30 करोड़ से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और ऋण तक पहुंच प्रदान की गई है। पीएम ने फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की मदद दी गई है। इसके साथ ही किसानों को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोर लड़कियों के लिए पोषण पर केंद्रित है। पीएम ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। पीएम ने कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। पीएम ने बताया कि हमने श्री अन्न को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉक परियोजना के साथ हमने समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया है जो सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन करते हैं।
दरअसल ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने स्वागत किया। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है और चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत के रुख को सामने रखेंगे और पिछले 2 वर्षों में भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की कई नेताओं से मिलने की भी उम्मीद है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। और आइए आपको बताते हैं कि इस बार ब्राजील किस तरह भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ये पहली बार है जब G20 समूह की अध्यक्षता 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने की है और इस साल भी करने जा रही है। यानी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, इस साल ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। अब बात आती है कि आखिर कैसे ब्राजील भारत द्वारा निर्धारित किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहला एजेंडा खाद्य सुरक्षा एवं भूखमरी उन्मूलन। भारत और ब्राजील दोनों ने G20 में अपनी एजेंडा सेटिंग भूमिका के जरिए उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को उजागर करने की कोशिश की है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत ने वैश्विक नेताओं को कृषि अनुसंधान, उर्वरकों तक पहुंच, क्षमता निर्माण और बाजार पारदर्शिता पर सहयोग करने के लिए राजी किया ताकि कमजोर आबादी के बीच खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा एजेंडा जलवायु एवं जलवायु वित्त। जलवायु और जलवायु वित्त के मामले में ब्राजील की G20 अध्यक्षता भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी की ये तिकड़ी ग्लोबल साउथ का विकास और जलवायु वित्त पोषण की प्राथमिकताओं पर जोर देगी। तीसरा एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। भारत और ब्राजील की G20 अध्यक्षताओं के बीच निरंतरता का एक और क्षेत्र है डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान। भारत और ब्राजील दोनों ही डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में वैश्विक बाजार में अगुवा के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने डिजिटल भुगतान और पहचान मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और चौथा एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की बात कही थी। नई दिल्ली घोषणा पत्र को ही आगे बढ़ाते हुए ब्राजील ने भी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों मसलन IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर जोर देने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैश्विक हित से संबंधित इन अहम एजेंडों को G20 के सभी देशों का साथ मिलेगा और एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में हम सभी आगे बढ़ पाएंगे। असीम मिश्रा, DD न्यूज। रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत DD न्यूज में। और किस तरह की बातें, किस तरह के नेगोशिएशंस रियो घोषणा पत्र को लेकर और क्या कुछ बातें हुई हैं?
अभी देखिए 36 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा चली है और क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज के संदर्भ में और बाकी सारे इश्यूज हंगर हो, पावर्टी हो, ग्रोथ हो, ये सारी चर्चा हो चुकी है। क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है और मेरे विचार से क्लाइमेट पर हम लोग को बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करना है क्योंकि हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर काम करना है क्योंकि COP29 चल रही है बाकू में और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहाँ किसी तरह का जो बड़े जोर के डिटेल डेलिब्रेशंस चल रहे हैं उस पर न इम्पैक्ट हो। तो वही सोच के हम लोगों ने हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर बात की है और जियो पॉलिटिक्स जब भारत की लीडर्स समिट हुई थी तो हम लोग 83 पैरे पे कंसेंसस पे आए थे और सारा कंसेंसस हुआ था। जियो पॉलिटिक्स पे भी कंसेंसस था, तब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था बड़े जोर का, अब मिडिल ईस्ट का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कई व्यूज हैं, करीब 12-13 घंटे उस पर चर्चा हो चुकी है, आज फिर चर्चा होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ब्राजील की मदद करें क्योंकि हम ट्रोइका के मेंबर हैं, हम ब्राजील की मदद करें, वो एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ नेशन है हमारी तरह और उनकी मदद करके कंसेंसस आए, यही कोशिश रहेगी हमारी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर, टेररिज्म पर भी बहुत साफ साफ बातें हुई थी और सबने उसकी भर्त्सना की थी। इस बार के घोषणा पत्र में बिल्कुल वो भी रहेगा। हमने कहा था कि वी कंडेम टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन और टेररिज्म पर एक पूरा पैरा था, तो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। रूस यूक्रेन लास्ट ईयर और फिर वेस्ट एशिया, इस बार के घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें? उस पर चर्चा चल रही है, अभी वो चलती रहेगी, मेरे ख्याल वो एंड तक चलेगी क्योंकि कई व्यूज हैं उस पर। रशिया चाइना का एक व्यू है, G7 का एक और व्यू है, इमर्जिंग मार्केट्स का एक और व्यू है, तो वो चर्चा अभी डिटेल में चल रही है। बहुत सारी अहम बातें घोषणा पत्र में बातें चल रही हैं, किन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए? कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज, रियो। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने गरीबी और भूख से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन की शुरुआत के साथ 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव दुनिया भर में देखे जा सकते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ नेताओं से कार्रवाई करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। साथ ही गृह मंत्रालय ने 50 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मणिपुर में तैनात करने का निर्णय लिया है। वहीं गृह मंत्रालय के आदेश के बाद NIA ने मणिपुर पुलिस से राज्य में हिंसा के मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच कर रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर भी 20 तारीख को ही मतदान होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार शाम को प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महायुति और महाविकास अघाड़ी सहित सभी दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने महाराष्ट्र के ठाणे, सोलापुर और रायगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोंदिया और नागपुर में रैलियां की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में रोड शो कर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पालघर में जनसभा को संबोधित किया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से रूबरू हुए। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़ों और अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, UBT और एनसीपी शरद चंद्र पवार के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है।
तो वहीं महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95 और एनसीपी शरद चंद्र पवार 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर झारखंड विधानसभा की भी दूसरी चरण की बाकी बची 38 विधानसभा सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। दूसरे चरण में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की 38 सीटों के चुनाव के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 48 बूथों को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यूनिक बनाया गया है। साथ ही 239 बूथ महिलाओं जबकि 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे। 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था का जिम्मा युवाओं के हाथों में होगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी हैं, वहाँ पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहाँ पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी ने। फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन के एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। बुधवार को होने वाले मतदान के बाद जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, ये तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पत्रकारों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुंबई प्रेस क्लब और बीजेपी दोनों ने करारा हमला किया है। मुंबई प्रेस क्लब ने राहुल गांधी की गुलाम वाली टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केवल बयान देने के बजाय पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी इंचार्ज अमित मालवीय ने भी टिप्पणी का विरोध किया और मुंबई प्रेस क्लब के स्टैंड का समर्थन किया। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुंबई प्रेस क्लब ने आखिरकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के विपरीत कुछ समझदारी दिखाई जो पूरी तरह से कांग्रेस और विशेष रूप से गांधी परिवार के अधीन है। क्या मुंबई प्रेस क्लब को उन मुसलमानों की तरह व्यवहार करना चाहिए जो कांग्रेस द्वारा दुर्व्यवहार सहते हुए भी भाजपा को वोट नहीं देना पसंद करते हैं? मीडिया को ये समझना चाहिए कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को केवल तभी निलंबित किया गया था जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था। झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा 20 नवंबर को यूपी की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट समेत 15 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर के दिन होगी। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव पर सभी की खास नज़र है, जहां भाजपा और समाजवादी ने पूरा जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए सोमवार शाम को प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के द्वारा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाई गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया समेत तमाम नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह उपचुनाव यूपी की सत्ता पर भले ही कोई फर्क न डाले, लेकिन दोनों तरफ से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी कई सीटों पर बाकी दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। प्रदेश में गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, मीरापुर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मंझावा और कटेहरी में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में इस बार भाजपा की तरफ से एकजुट रहने की बात की गई। सीएम योगी ने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया भी चुनाव प्रचार के दौरान जनता से वोट मांगते नजर आए।
मैनपुरी की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश के ही परिवार के तेज प्रताप यादव हैं, तो भाजपा ने भी अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दिया है। सभी सीटों पर भाजपा की तरफ से सीएम योगी समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया। कानपुर की सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी के अयोग्य होने पर खाली हुई थी, जिस पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा की तरफ से उन्हें सुरेश अवस्थी चुनौती दे रहे हैं, जिनके लिए तमाम बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया। गाजियाबाद से लेकर कटेहरी तक सभी 9 सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी, सीसामऊ और कटेहरी विधानसभा पर सपा का कब्जा था, तो बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता 20 नवंबर को करेगी, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह 9 सीटें सत्ता का सेमीफाइनल कही जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 पर सभी प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इस वर्ष मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। I am happy to formally announce the holding of the 18th Pravasi Bharatiya Divas PBD convention in Bhubaneswar, Odisha from 8 to 10 January 2025. In accordance with the tradition, Prime Minister Shri Narendra Modi ji will inaugurate the PBD, while Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu ji will chair the valedictory and confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards. A Youth Pravasi Bharatiya Divas will be co-hosted on the first day jointly by the Ministry of External Affairs and the Ministry of Youth Affairs and Sports. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स के साथ बैठक की। नई दिल्ली में वार्षिक सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग का पहला संस्करण आयोजित किया गया। इस बैठक में साल के समुद्री परिवहन और निवेश सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री रसद, बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्रों समेत कई मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच तैयार करना है। वार्षिक सागर मंथन में कई नेता, नीति निर्माता, अंतर सरकारी संगठन और समुद्री नीति अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। इस मौके पर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ग्रीस के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में जो भी चर्चा हुई, जो भी एजेंडा सेट हुई, उसी एजेंडा को हम आगे बढ़ाने के लिए फिर से हम लोगों ने चर्चा में आज दोनों की तरफ से हमारी बातों को रखा गया है। और जैसे आप लोगों को मालूम है, शिपिंग सेक्टर में, शिप ओनरशिप में दे आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड, ग्रीस। सो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि उनकी भी कंपनी इंडिया में ऑपरेट करे और इंडिया शिप बिल्डिंग के सिलसिले में प्रमुख भूमिका ले। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। के संजय मूर्ति CAG गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। के संजय मूर्ति फिलहाल शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की भूमिका में मूर्ति उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान देश भर में शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करना उनकी जिम्मेदारी थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य संघ और प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करना है। भारतीय विमानन क्षेत्र ने 17 नवंबर को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब एक ही दिन में देश भर में 5,05,412 घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरी। ये पहली बार है जब घरेलू यात्रियों की संख्या एक ही दिन में 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है।
जो वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति को दिखाता है। 3100 से अधिक विमानों में 5 लाख से अधिक यात्रियों को लेकर उड़ानें भरी गईं। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के बाद से यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये उपलब्धि भारत के विमानन उद्योग की लचीलापन और क्षमता का प्रमाण है, जो देश की आर्थिक प्रगति को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तिरुचेंदुरई गांव में 1300 साल पुरानी भगवान चंद्रशेखर के मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मंदिर को अब वक्फ के अंतर्गत बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण तमिलनाडु के बहुत सारे गांवों में हैं। इस गांव के लिए, इस मंदिर के लिए हम लड़ेंगे, इसे वक्फ में नहीं देंगे। एक बहुत पुराना चंद्रशेखर मंदिर है। ये मंदिर ने परांदर चोलन ने, राजा चोलन का दादा बनाया था, ऐसे है। 1300 ओल्ड पुराना मंदिर को अभी वक्फ का अंडर लाया। ये गांव को वक्फ का अंडर लाया। ये गांव का लोग मुझे बुलाया क्योंकि उसको पता चलना था ये वक्फ क्या है, देश में क्या चल रहा है, क्यों हमको लोन नहीं मिल रहे, क्यों हमको नया घर नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण तमिलनाडु का हर गांव में है। बहुत सारे लोग आके मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया। ये तिरुचेंदुरई गांव के लिए हम लड़ेंगे, ये तिरुचेंदुरई मंदिर के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि ये पुराना प्रॉपर्टी है, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो वक्फ में उन्हें नहीं देंगे। ऐसे इधर का लोग लड़ रहे हैं, हम भी उसके साथ हैं, हम भी लड़ेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को इस बार विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए युवाओं को अपने विचार साझा करने का अवसर दिया जाएगा। देश के कोने कोने से चुने गए 3000 युवा भारत मंडपम में होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विकसित भारत चैलेंज के तहत क्विज और निबंध जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करे, देश में विकसित भारत चैलेंज कंपटीशन आयोजित करके कुल मिलाके 2 दिन के लिए देश के 3000 यूथ भारत मंडपम में आएंगे। भारत मंडपम में आने के बाद उसको वहाँ 2 दिन का सेशन रहेगा, अलग अलग सेशन रहेगा। उसमें ग्लोबल एंड नेशनल आइकॉन उसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कर्नाटक लोकायुक्त की ओर से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बड़ी राहत मिली है। लोकायुक्त ने कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के दिवंगत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डी केम्पन्ना और आर अंबिकापति द्वारा दर्ज कथित 40% कमीशन मामले में पिछली बसवराज बोम्मई को क्लीन चिट देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है, यानी कि पिछली सरकार को बरी कर दिया है। लोकायुक्त द्वारा बसवराज को सभी आरोपों से बरी किए जाने के बाद भाजपा अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेता आर अशोक ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने कथित 40% कमीशन का कोई सबूत लोकायुक्त को नहीं दिया, जिसका इस्तेमाल 2021 और 2023 के बीच भाजपा सरकार को निशाना बनाने के लिए किया गया था। शिकायतकर्ता केम्पन्ना और अंबिकापति दोनों ने कांग्रेस पार्टी के टूल किट के रूप में काम किया था, लेकिन लोकायुक्त ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि दावों को साबित करने के लिए शिकायतकर्ताओं द्वारा कभी कोई सबूत पेश नहीं किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने बेहद फिल्मी अंदाज में 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ा लिया। दरअसल नो फिशिंग जोन में मछली पकड़ रहे इन मछुआरों को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी PMSA के एक जहाज
नुसरत ने भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास पकड़ लिया था। वो मछुआरों को पकड़कर भारतीय सीमा से बाहर ले जा रही थी। भारतीय तटरक्षक बल ने पीएमएस नुसरत का 2 घंटे तक पीछा किया और फिर सीधी चुनौती दे दी। भारतीय तटरक्षक बलों के इस तेवर के आगे पाकिस्तानी जवानों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने सभी भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में करीब 3,500 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मेले में बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी और मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिसका NHSRCL के प्रबंध निदेशक विवेक कुमार गुप्ता ने अवलोकन किया। गौरतलब है कि व्यापार मेले के द्वार कल से आम जनता के लिए भी खुल रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित करने वाला संगठन यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विवेक कुमार गुप्ता ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय रेल के पंडाल में प्रदर्शित किए गए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर बनाए गए मॉडल का भी जायजा लिया। इस मौके पर एमडी विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना का पहला स्टेशन करीब 30 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया जा रहा है और उसके ऊपर करीब 60 से 70 मीटर टावर्स बनाए जाएंगे। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जो मुंबई के बीकेसी स्टेशन से शुरू होकर अहमदाबाद तक पहुंचेगी, उस परियोजना का पहला स्टेशन बीकेसी स्टेशन मुंबई में लोकेटेड है। यह पूरी परियोजना का एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन है। उस स्टेशन का मॉडल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यह स्टेशन करीब 30 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया जा रहा है और इसके ऊपर प्लानिंग के हिसाब से करीब 60 से 70 मीटर ऊपर टावर्स बनाए जाएंगे, जिसमें कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा। इस स्टेशन की कनेक्टिविटी के लिए एग्जिस्टिंग मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। मेले में इस बार करीब 3,500 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें काफी संख्या में विदेशों के उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शक दुबई के उत्पाद लाए हैं। मेले में बन रहे अच्छे व्यापारिक संबंधों से ये काफी उत्साहित नजर आए कि जो हम प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और जो हम अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंसेस लेके आए हैं, अलग अलग टाइप की खुशबू लेके आए हैं दूर की कंट्री से, वो हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है, जो इंडिया का जो अच्छा एक कस्टमर है, वो उसको एक्सेप्ट करे। ये सर हमारा ब्रांड है सर दुबई से। हम यहाँ पे जो लगाते हैं खाली प्रमोशंस के लिए होता है कि लोगों को फैलाव हो कि हमारा ऐसा एक ब्रांड है, ऐसा एक प्रोडक्ट है और लोग उसको बाय करें। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको जो मार्केट में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई जो लोगों को खर्चे बचाने वाली बात होती है, वो जो कहीं नहीं मिलता, वो हम यहाँ पे उनको ऑफर करते हैं, उनको देते हैं, उनको बताते हैं। हम सीधा बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, लेकिन हम सर 11 साल से बस यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि हम कस्टमर को एक बारी उसकी शक्ल देख सके, उसका एक बारी भाव देख सके, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आम जनता के लिए मंगलवार से खुल रहे हैं। व्यापार मेले के टिकट डीएमआरसी के ऐप और आईटीपीओ के ऐप से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। सामान्य दिनों में वयस्कों के लिए टिकट की दर 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये रखी गई है, जबकि वीकेंड और अवकाश के दिनों में ये दर 150 और 80 रुपये रहेगी। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एक वक्त था जब हम रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों के मोहताज थे, लेकिन अब इस मोर्चे पर भारत की स्थिति बदल गई है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से भारत रक्षा उद्योग में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। हाइपरसोनिक मिसाइल और पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण के साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हाइपरसोनिक मिसाइल और पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण के साथ ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसी के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस मिसाइल ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक मिसाइलों से काफी तेज होती हैं,
जिनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं और दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम होती हैं। इसकी न्यूनतम रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हिंदुस्तान अब अमेरिका, रशिया और चाइना की लीग में जाके खड़ा हो गया है। ये 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिन्होंने इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है। तो ये भी एक आत्मनिर्भरता के लाइन में बढ़ता हुआ अगला कदम है। इससे हमारी जो सीमा की सुरक्षा है वो बढ़ेगी और साथ में जो दुश्मन देश हैं उनके लिए चिंता का विषय बनेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण से पहले पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रणाली का सटीक हमला करने वाला संस्करण पूरी तरह से स्वदेशी हथियार प्रणाली है। पिनाका हथियार प्रणाली को शामिल करने से सशस्त्र बलों की तोपखाने की मारक क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। इस तरीके का जब लॉन्ग रेंज रॉकेट से किसी भी दुश्मन के टारगेट पे फायर होता है तो कितनी वहां भयावह स्थिति हो सकती है, ये देखने वाली बात है। और ये पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, तो इससे भारतीय सेना के तोपखाने की और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक बढ़त हासिल की है। आंकड़ों के अनुसार रक्षा उत्पादन की राशि बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपए से लगभग 174% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। पहले के समय में भारत रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है और लगभग 65 से 70% रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे। हालांकि ये परिदृश्य अब बदल गया है, क्योंकि लगभग 65% रक्षा उपकरण भारत में ही तैयार किए जाते हैं। वहीं भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए हो गया है। ये पिछले दशक की तुलना में निर्यात मूल्य में 30 गुना से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। रक्षा उत्पादन का 21% हिस्सा निजी क्षेत्र से आता है, जो आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा को बल देता है। मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हाल ही में कमीशन किए गए INS विक्रांत जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जो भारत के रक्षा क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निवेश का केंद्र बनेगा। वॉल स्ट्रीट के बड़े दिग्गज ने यह अनुमान जाहिर किया है। सिटी ग्रुप इंक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विश्वास राघवन का कहना है कि निवेशक $3 ट्रिलियन से अधिक का निवेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और उपभोक्ता क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हैं। भारत में उत्पादन और खपत दोनों की क्षमता है। हालांकि पर्यावरण अनुकूल स्रोतों पर फोकस और विशाल आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। राघवन का कहना है कि भारत खुद एक बड़ा बाजार है, साथ ही ट्रंप के भारत के पक्ष में होने के कारण उसे बड़ा फायदा हो सकता है। राघवन के मुताबिक सरकार की ओर से मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, नए धनी वर्ग का उदय और प्रमुख बाजारों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेज 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ने के अनुमान की वजह से निवेश में वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारतीय शेयर बाजारों ने अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में उभरते बाजारों में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। इनकम में बढ़ोतरी इसकी खास वजह रही है। राघवन ने कहा कि तेजी से बढ़ती संपत्ति और बैंकिंग सुधारों ने भी भारतीय कॉरपोरेट्स को कर्ज मुक्त कर दिया है। वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे हैं। राघवन ने कहा, अब हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं जो अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भारत को दुनिया के सामने लाने में अभूतपूर्व काम कर सकती हैं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधों पर है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा CRPF के पास है।
ज़रूरत पड़ने पर सीआरपीएफ ने बॉर्डर पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई अहम लड़ाइयों में अपना योगदान दिया है। हर बार सीआरपीएफ ने अपनी वीरता और शौर्य से दुश्मनों को हार का स्वाद चखाया है। डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए सीआरपीएफ गुरुग्राम के डीआईजी परमा शिवन ने कहा कि आज सीआरपीएफ के जवान राष्ट्र की सुरक्षा के साथ स्वच्छता के भी प्रहरी हैं, जो लगातार सेवा भाव से इस अभियान में जुटे हैं। देखिए खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम सीआरपीएफ के डीआईजी परमा शिवन सर। सर, दूरदर्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार। कैंपेन में सर सीआरपीएफ की बात करें तो किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? सिर्फ सुरक्षा और शांति यही हमारा दायित्व नहीं है, स्वच्छता भी हमारा दायित्व है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार और उनके नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जितने भी कैंप हैं उनमें इस वर्ष स्वच्छता अभियान बढ़ चढ़ करके चलाएंगे। साल भर सर किस तरह की एक्टिविटीज़ कम से कम ग्रीन डे और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर रहती है? मूल रूप से जो हमारा काम है वो ये है कि दूर दूर इलाकों में जो हमारे जवान लगे हुए हैं उनका साजो सामान और उनके परिवारों के कल्याण की व्यवस्था करना, मूल रूप से ये वो इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन यहाँ पर रहते हुए हमें इस कैंप को उस स्तर पे रखना पड़ता है, और सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि स्वच्छता, यहाँ की हरियाली, यहाँ की आबो हवा। कुछ ऐसे मौके आते होंगे, कुछ अहम मौके आते होंगे जब आपके जवानों ने वीरता के साथ साथ स्वच्छता को लेकर भी कुछ विशेष उपलब्धियां की। मुझे इस बात की व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता हुई कि जो एक कार्यक्रम हमने वृक्षारोपण का आयोजन किया था, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे कई जवान उन्होंने व्यक्तिगत अवसरों पर यहाँ पर वृक्षारोपण की। किसी ने जो है वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर लगाया, किसी ने और अवसर पर लगाया, और किसी ने बिना किसी अवसर के लगाया। आने वाले समय में जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो नए कीर्तिमान के साथ किस तरह से आगे बढ़ने से? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जवान बहुत मुश्किल हालात में रहते हुए और बहुत योगदान करता, और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा में योगदान नहीं करता है, वो देश की आंतरिक स्वच्छता, वो देश के पर्यावरण, बाकी जो भी सकारात्मक मुद्दे हैं वो उनमें भी वो योगदान करता है। जब बात हो स्वच्छता के प्रहरी की तो सीआरपीएफ बल का जवान उसमें भी पीछे नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो सीआरपीएफ बल का जवान आज सुरक्षा प्रहरी के साथ साथ स्वच्छता का भी प्रहरी है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, सीआरपीएफ कैंप गुरुग्राम। झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले में तलाशी के दौरान आभूषण और नकदी बरामद की गई। इसमें भगवान भगत नामक संदिग्ध के लॉकर से 42,68,144 रुपये के संयुक्त मूल्य के आभूषण और नकदी बरामद हुई है। लॉकर स्वतंत्र गवाहों और प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता की उपस्थिति में खोला गया था। लॉकर में विभिन्न आभूषण आइटम थे, जिसमें सोने के बरामद आभूषणों की कुल कीमत 39,12,194 रुपये आंकी गई। इसके अतिरिक्त 3,55,950 रुपये की नकदी भी बरामद की गई। भगवान भगत के परिसर से 1 किलो सोने की ईंट और सोने के कंगन पहले भी मिले हैं। अभी आगे की जांच चल रही है। ईडी ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में 22 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह अभियान सैंटियागो मार्टिन और उसकी इकाई फ्यूचर गेमिंग, होटल बिजनेस और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ चलाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत किया है। ईडी ने तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, नकद रुपये के साथ साथ जांच अभियान के दौरान 12 करोड़ 41 लाख रुपये की एफडीआर बरामद और जब्त की। ईडी ने 6 करोड़ 42 लाख रुपये फ्रीज भी कर दिए हैं। ऑल इंडिया रेडियो के रंग भवन सभागार में सोमवार को जाने माने अर्थशास्त्री, लेखक और प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष दिवंगत विवेक देबरॉय को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल और शामिका रवि भी मौजूद थे। विवेक देबरॉय का निधन 1 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद हुआ था। विवेक देबरॉय ने नई पीढ़ी के लिए सभी पुराणों का अंग्रेजी में आसान अनुवाद भी लिखा है। विवेक देबरॉय 69 साल के थे। उन्हें मोदी सरकार में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उन्होंने कई पुस्तकें, शोध पत्र और लेख लिखे और कई प्रमुख समाचार पत्रों के लिए कंसल्टिंग एडिटर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने आर्थिक सुधारों, रेलवे नीति और सामाजिक असमानताओं पर अंतर्दृष्टि साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वो अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। I think not only his worked with on economics or translating various scriptures, but day-to-day administrative activity also, his contribution was immense. One thing I was struck that very often we find that academics and researchers find it difficult to explain certain things in a language laymen can understand. And he was possibly one of the exceptions who can explain very complex issues, the exceptional ability to explain concept very, very in simple language, and that was his strength. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने विवेक देबरॉय को याद करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी है, बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों को भी काफ़ी प्रभावित किया है। श्री विवेक देबरॉय की ये खासियत थी कि उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक को जिस तरीके से एक साथ लाके हमारे आधुनिक अर्थनीतियों में उसका जो असर पड़ा उसका वो तो बहुत सराहनीय है ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक पूरे पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों को, मेरे पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों को जिस तरीके से उन्होंने मेंटरशिप दिया, श्री विवेक देबरॉय का जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सालों तक याद रखा जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रपौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जस्टिस मालवीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस चुनाव में प्रस्तावक थे और वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। जस्टिस गिरधर मालवीय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है, साथ ही परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रपौत्र गिरिधर मालवीय जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना शिक्षा जगत के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पीएम ने आगे लिखा कि गंगा सफाई अभियान में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। न्यायिक सेवा में अपने कार्यों से भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मुझे कई बार उनसे निजी तौर पर मिलने का सौभाग्य मिला। 2014 और 2019 में वाराणसी के मेरे संसदीय क्षेत्र से वो प्रस्तावक रहे थे, जो मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। स्वस्थ भारत की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद बलरामपुर जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया है, जिससे बुजुर्गों में खुशी देखी जा रही है। बलरामपुर के जिला संयुक्त चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और जिला मेमोरियल चिकित्सालय में आयुष्मान मित्र द्वारा अस्पताल पहुंच रहे बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को मोबाइल ऐप से भी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बताया जा रहा है। जिले में आयुष्मान कार्ड बनवा चुके बुजुर्ग इस योजना से खुश हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं रहता, दवाई नहीं करा पाता, इसका हर अस्पताल में दवाई हुई और हम बहुत खुश हैं। गरीबों के लिए जो लाभ दिया गया है 70 वर्ष के लोगों के लिए, ये बहुत अच्छा किया गया है। प्रधानमंत्री की योजना बहुत अच्छी है। हम लोग जो है 70 वर्ष के ऊपर के लोग और गरीब लोग जो है प्रधानमंत्री के लिए आभार प्रकट करते हैं। मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसका लाभ हमें मिला है और मोदी जी को और योगी जी को इसके लिए बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। यूपी के गोंडा में पिछले एक माह से 70 वर्ष व इससे अधिक उम्र वालों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अब तक जिले में 821 कार्ड बनाए जा चुके हैं,
44 लाख की आबादी वाले इस जनपद में करीब 3 से 4 लाख कार्ड बनने हैं। आयुष्मान कार्ड की तरह वृद्धों के इस कार्ड पर प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा की सुविधा मिलेगी। लगभग 1 माह पहले से ये स्कीम शुरू हुई है कि 70 वर्ष की आयु या उससे अधिक की आयु के सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाए। अभी तक गोंडा में लगभग 821 कार्ड बन चुके हैं। इस कार्ड का फ़ायदा वही है जो सभी लोगों के लिए है कि 5 लाख तक की उपचार किसी भी एम्पैनल्ड या सरकारी अस्पताल में जो आयुष्मान से एम्पैनल्ड है उसमें मुफ्त में किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड जो स्कीम चलाई गई थी इसको बनवाने के लिए आया था और वह बन गया। इससे संपूर्ण बुजुर्गों को जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। 5 लाख रुपए सालाना मिलता रहेगा। ये बीमार होते हैं गंभीर हालत में, गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया है। आए थे आयुष्मान कार्ड बनवाने, आयुष्मान कार्ड बन गया। स्वस्थ भारत की दिशा में चित्रकूट में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले में अब तक वरिष्ठ नागरिकों के 700 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के लाभार्थी गंभीर बीमारी में 1 वर्ष में 5 लाख रुपये तक का चिन्हित अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। 30 सितंबर से गवर्नमेंट ने 70 साल से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको इस योजना में शामिल किया हुआ है। तो अगर किसी के आधार में उसका जन्म वर्ष 1954 या इसके पहले का है, 53, 52, 49, 50 कुछ भी है, तो वो किसी भी वर्ग का या किसी भी श्रेणी का अगर व्यक्ति है, चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अगर वो 70 प्लस है तो वो भी आयुष्मान योजना से आच्छादित हो गया है। और ये हर प्रत्येक गाँव में पंचायत सहायक और आशा के माध्यम से बन रहे हैं। 1947 से हमने अपनी स्वतंत्र यात्रा शुरू की। तब से अब तक हम इतनी धीमी गति से आगे बढ़े कि कई राष्ट्र हमसे आगे निकल गए। मैंने विपक्ष का सांसद रहते पार्लियामेंट में कई बार ये सवाल किया कि भारत विकसित राष्ट्र कब बनेगा। इसका जवाब कभी नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल विजन दिया बल्कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। ये बात हंसराज कॉलेज में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कही। उन्होंने एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट और वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 सहित कई अहम बिल संसद के आगामी सत्र में लाने की बात भी कही। हंसराज कॉलेज में विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से आज़ादी के बाद से अब तक की भारत की यात्रा को जानने पर जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए क्या काम हो रहा है, ये सभी को पढ़ना चाहिए। सरकार जो काम करते हैं देश के लिए, जनता के लिए, उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, सरकारी तंत्र को कम लेकिन काम ज़्यादा, इस नीति के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो ये जो 14 के बाद एक हमने टारगेट लक्ष्य प्राप्त करते हुए जो आगे चल रहा है, उसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने 2047 लक्ष्य जो रखा है कि भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि हम पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही एक और अहम बिल वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 भी पेश किया जाएगा। डेमोक्रेसी में विरोध करने का अधिकार भी उतना ही है जितना पक्ष में बोलने वालों का है। लेकिन जब आप बहुत सम्मिलित करके सबका तर्क सुनेंगे, फिर आप निर्णय करेंगे कि कौन सा पक्ष सही है। तो हम लोग ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि हम एक देश हैं, एक साथ वोट डालना चाहिए और एक ही मुद्दा देश भर में चलना चाहिए। हमारा ये बहुत बड़ा एक संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी पार्लियामेंट 25 तारीख से चलने वाले हैं, कई बिल्स आने वाला है। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल है, वो मेरे ही मंत्रालय का सब्जेक्ट है, माइनॉरिटी अफेयर्स का,
और मैंने ही पिछले सदन में पेश किया था। इसी प्रकार से कई बिल आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये नहीं समझते। कुछ लोग मैंने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ते हैं, मूल समझते नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ऊपर में, हमारा देश के ऊपर में कितना बड़ा योगदान है इसका भी अभाव है समझने में। तो संविधान सदन में हम लोग संविधान दिवस मनाने वाले हैं। हम 2 बुकलेट प्रिंटिंग कर रहे हैं। छोटे वाले किताब में पिक्चर्स होंगे, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सा किताब एक तो होगा, दैट इज द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड जैसी दुर्घटना भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मेडिकल कॉलेज की फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं कभी ना हो, इसके लिए जो भी एहतियाती कदम उठाए जाने हैं उसके लिए अधिकारी शीघ्र कार्य करें। आज एक हम जियो जारी कर रहे हैं। सभी हॉस्पिटल्स का हम फायर सेफ्टी ऑडिट पुनः कराने जा रहे हैं। जो हमारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका भी ऑडिट कराएंगे। जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में चलता रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। 24 घंटे हर वार्ड में एक व्यक्ति ट्रेंड रहेगा, जो हमारा वार्ड बॉय या पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, कम से कम एक व्यक्ति 24 घंटे में वार्ड में उपस्थित रहेगा। इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र से शीघ्र डीजी हेल्थ को और डीजीएमई को कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का बेहद अहम दौरा। नाइजीरिया में आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर। ब्राजील में G20 में वैश्विक शांति सुरक्षा पर मंथन। गुयाना से भी मजबूत होगी दोस्ती की डोर। 3 देशों से पीएम मोदी के दौरे की पल पल की खबर। हर जरूरी अपडेट के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह